चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आकार के पीपा की ऊंचाई 50 सेमी तथा उसके आधार की त्रिज्या 20 सेमी है। अनुराग उस खाली पीपा में एक लंब वृत्ताकार बेलन के आकार के मग से पानी भरता है। उस मग के आधार का व्यास तथा ऊंचाई दी है 10 सेमी तथा 15 सेमी है। उस पीपा को पूर्णतः भरने के लिए कितने मग पानी की आवश्यकता है? तो बहुत आसान है कि पहले बेलन का घनफल निकालेंगे, उसमें ये मग के घनफल से भाग दे देंगे तो पता चलेगा कितना मग पानी आएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि पीपा की ऊंचाई दी है कितना 50 सेमी, पीपा की ऊंचाई 50 सेमी, h 50 सेमी हो गया। उसकी त्रिज्या कितना दिया है 20 सेमी। तो पीपे का घनफल क्या हो जाएगा? पीपा कैसा है? बेलनाकार है, तो बेलन के घनफल का सूत्र आएगा। तो पीपे का घनफल हो जाएगा यहाँ पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान नहीं रखा इन्होंने, क्यों नहीं रखा? क्योंकि बाद में कटने वाला है ना। और आर का मान 20 का स्क्वायर और एच का मान 50। तो ये 20 का स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे तो इतना पाई घन सेमी आ गया। और मग देख लीजिए, उस मग के, मग मतलब कुप्पी बराबर। तो जो मग है उसकी ऊंचाई दिया है कितना 15 सेमी और व्यास दिया है 10 सेमी। तो व्यास 10 सेमी दिया तो उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या 5 सेमी हो जाएगी। तो जो मग है, अब मग आप देखो, जैसे घर में जो आप पानी के लिए मग यूज करते हो वह भी कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो मग का घनफल, तो फिर वही सूत्र पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे h1 आएगा, पाई r1 स्क्वायर h1, फिर पाई r1 का मान 5, h1 का 15, कितना आ गया? तब हम पता करेंगे कि उसमें कितने मग पानी आएगा। तो मग की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं आप, मग की संख्या बराबर पीपा का घनफल बटे मग का घनफल। तो पीपा का घनफल आप यहाँ निकाले ही हो 20,000 पाई, और मग का घनफल 375 पाई। पाई पाई काटेंगे और इससे भाग देंगे तो आएगा 53.33। ये देखिए इधर आएगा 53.33 लगभग। और 53.33 का मतलब उस पीपे को पूर्णतः भरने के लिए ऐसे आएगा 53.33। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि जैसे 53.33 आया तो हमें 53 लेना चाहिए, यही ना। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि हमने क्या बोला कि पॉइंट के बाद 5 हो तो ये तो अगला अंक लेते हैं, नहीं तो हम पिछला अंक ले लेते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर आप यहाँ 53 लोगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो बोला है कि उस पीपे को पूर्णतः भरना है तो कितना मग पानी चाहिए। अब अगर आप 53 मग पानी डालोगे तो मग में ये देखिए इतना पानी खाली रह जाएगा, 0.33 पार्ट उसका खाली रह जाएगा, जबकि वो खाली नहीं छोड़ना, उसको पूरा पूरा भरना है। तो जब पूरा पूरा भरना है तो 53 मग डालने के बाद एक्स्ट्रा इतना और चाहिए, इसका मतलब आपको और थोड़ा पानी चाहिए। तो अगला अंक आपको लेना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा 54 मग पानी की आवश्यकता। तो ये समझ लो जरा, अगर आप 53 मग लेते, उत्तर सही उत्तर इसका होना चाहिए 53 मग। लेकिन अगर आप इस प्रश्न में 53 नहीं ले सकते, वैसे अगर कोई क्वेश्चन होता तो 53.33 को हम 53 लेते, लेकिन इस प्रश्न में 53 नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है कि पूरा भरने के लिए कितना मग पानी डालना पड़ेगा। तो पूरा भरने के लिए अगर आप 53 मग पानी डालते हो तो नहीं भरेगा, जब तक आप अगला मग नहीं डालोगे तब तक वो भरेगा नहीं। तो इसका मतलब 54 मग पानी की आवश्यकता होगी। अगला है 13वां। एक अर्धगोलाकार कटोरी है, एक शंख के आकार का बर्तन इस प्रकार तैयार करने को, उस शंख के आकार के बर्तन से 2 बार पानी भरकर उस कटोरी में पलटने से वह कटोरी पूर्णतः भर जाती है। उस शंख के आकार के बर्तन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई आप कैसे निश्चित करोगे? आप देखिए ये क्वेश्चन
एक अर्धगोलाकार कटोरी है, तो अर्धगोलाकार कटोरी, अब इसमें कुछ दिया नहीं, देखिए एक अर्धगोलाकार कटोरी है और एक शंकु के आकार का बर्तन इस प्रकार तैयार करना है कि उस शंकु के आकार के बर्तन से 2 बार अगर आप पानी डालो तो कटोरी पूरी तरह से भर जाएगी। तो उस शंकु के आकार के बर्तन के आधार की त्रिज्या और उसकी लंब ऊंचाई आप कैसे निश्चित करोगे? तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। कटोरी जो है वह बड़ी है और शंकु के आकार का बर्तन है वो छोटा है। तो शंकु के आकार के बर्तन से अगर आप 2 बार पानी डालोगे तो कटोरी भर जाएगी। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कटोरी में शंकु वाले बर्तन से दुगुना पानी आता है। कटोरी में शंकु वाले बर्तन से दुगुना पानी आता है। तो वो बोल रहा है कि जो शंकु वाला बर्तन है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई आप कैसे निश्चित करोगे? तो देखिए इसमें कुछ भी मान नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसका आंसर कैसे निकलता है। माना अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या आर है और शंकु के आकार की कटोरी की त्रिज्या स्मॉल आर है। इसको कैपिटल आर मान लिया, कटोरी का ये बड़ी है, इसको स्मॉल आर मान लिया, ऊंचाई एच मान लिया। अब इसमें क्या दिया है, यही देखिए, यही तो बताया ना कि कटोरी का घनफल जो है वो शंकु के बर्तन के घनफल का दुगुना है। कटोरी का घनफल बराबर 2 गुणे शंकु के आकार का बर्तन, बराबर है। अब यहां से देखिए ये कटोरी का घनफल, तो कटोरी कैसी है? कटोरी अर्धगोलाकार है। यहाँ देखिए प्रश्न में लिखा है कटोरी कैसी है? अर्धगोलाकार कटोरी है। तो अर्धगोले का घनफल, अर्धगोले का घनफल आपको सूत्र याद होगा 2/3 पाई r क्यूब। और यहाँ फिर 2 गुणे, ये देखिए 2 गुणे शंकु के बर्तन का घनफल। तो शंकु का घनफल का सूत्र, शंकु के घनफल का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये 2 कटेगा, 3 कटेगा, पाई कटेगा, यहाँ से r क्यूब बचेगा, r स्क्वायर एच बचेगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कैसा दे रहा है, यदि हम माने कि h बराबर r, अब अगर मान लो कि ये जो h का मान है ना उसको अगर हम त्रिज्या के बराबर ले लें, बाय द वे जो ऊंचाई है इसको हम किसके बराबर ले लें? त्रिज्या के बराबर। तो अगर ऊंचाई को त्रिज्या के बराबर माना, ध्यान देना है नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया इसने, हम खुद से अब यहाँ सोच रहे हैं क्योंकि इसने यहाँ पे बोला आप कैसे निश्चित करोगे, हमें निश्चित करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे पहला केस ये क्या हो सकता है, यहाँ मतलब कि निश्चित करने के लिए कितना इजी एक तरीका हो सकता है कि जो ऊंचाई है उसको भी इसकी त्रिज्या के बराबर मान लें। तो ऊंचाई को त्रिज्या के बराबर मानेंगे तो यहाँ r स्क्वायर एच की जगह r रखोगे, r क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब कट जाएगा, r इक्वल टू आर। तो शंकु के आकार के बर्तन के आधार की त्रिज्या तथा लंब ऊंचाई वह उस अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर शंकु के आकार के बर्तन के आधार की त्रिज्या तथा लंब ऊंचाई, शंकु के आकार का जो बर्तन है उसकी त्रिज्या जो है, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या और ऊंचाई अगर दोनों समान ले लें तो इससे क्या फायदा होगा कि कटोरी की त्रिज्या के बराबर उस अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। क्या तो इसके तब क्या हो जाएगा, फिर से समझिए, शंकु के आकार के बर्तन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई अगर हम बराबर ले लें तो उस अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या जो है वह त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। तब ये दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, r इक्वल टू आर हो जाएगा। तो ऊंचाई अगर समान लिया तो फिर ये दोनों त्रिज्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, बराबर। तो फिर से ये समझो, ये पूरा पार्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर हम ऊंचाई को त्रिज्या के बराबर ले लें तो कटोरी की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों समान लेनी पड़ेगी। अगर दोनों समान ले लें तो अपने आप जो है उसकी, देखिए शंकु की त्रिज्या, कटोरी की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या समान ले लें और उसकी ऊंचाई भी r के बराबर ही ले लें तो वो दोनों समान रहेगी। एक लास्ट देखिए 14वां क्वेश्चन, संलग्न आकृति में XLMT एक आयत है, देखिए आयत है, LM 21 दिया है, XL 10.5 दिया है, ये 10.5, ये भुजा 10.5 है, 21 है,
लघु अर्धवृत्त का व्यास दीर्घ अर्धवृत्त के व्यास का आधा है। ये देखिए लघु वृत्त है, इसका व्यास जो है, ये दीर्घ वृत्त जो है इसके व्यास का आधा है। तो रेखांकित न किए गए भाग का क्षेत्रफल, अब ये जो डार्क नहीं किया गया, ये दोनों भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये दोनों भाग क्या है, ये देखो ये भी है, ये भी है, ये बाहर देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ एक इसका क्षेत्रफल निकालना। तो आपको समझ में आ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, आयत का क्षेत्रफल निकालो। आयत के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो अपने आप ही छायांकित न किए हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बस वही किया है। माना लघु वृत्त का व्यास 2r है, ये देखिए ये जो लघु वृत्त है इसका व्यास मान लेते हैं 2r। तो उसने क्या बोला कि इसका ये दुगुना है, इसीलिए इसको 2r माना, ये r हो जाएगा। तो आप इसका उल्टा भी मान सकते हो, इसके व्यास को r मान लो तो इसका कितना हो जाएगा 2r। इन्होंने 2r मान के इसको, अच्छा इसको 2r माना है, इसको 4r। ये देखिए मानो लघु अर्धवृत्त का व्यास 2r है तो इसका कितना हो जाएगा 4r। तो आपके ऊपर है, आप इसको लिखने का तरीका बदल सकते हो। जैसे आप बोलो कि माना छोटा जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो उसका व्यास हो जाएगा 2r। तो इसलिए क्योंकि इसका दुगुना इसका है, क्वेश्चन में दिया है दुगुना है, देखिए व्यास का आधा है, मतलब इसका ये आधा है तो ये इसका दुगुना हो जाएगा, तो ये 2r है तो ये कितना हो जाएगा 4r। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या r हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4r का आधा करेंगे तो इसकी त्रिज्या 2r हो जाएगी, बराबर। अब आयत है तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो आप किधर भी जाओगे हर जगह 90 अंश का ही कोण रहेगा। तो इसमें देखिए LM, ये देखिए यहाँ कोण बनाया है, ये LM है, LM 21 सेमी है, LM 21 सेमी, LM 21 दिया है, 21 मीटर है, 21 मीटर। तो LM का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 2r प्लस 4r, मतलब 6r मिलके 21 हो जाएगा। देखिए 2r और 4r जोड़ेंगे तो 4r और 2r कितना, 6r इक्वल टू 21, तो 6r इक्वल टू 21, तो यहाँ से r आ जाएगा 3.5। तो इसकी त्रिज्या पता चल गई 3.5, और जब इसकी त्रिज्या पता चल गई तो उसका दुगुना करेंगे तो अगले का पता ही चल जाएगा, अगले का 7 हो जाएगा। अब लघु अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए अर्धवृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल भी 1/2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफल निकाला। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत के क्षेत्रफल में से ये दोनों क्षेत्रफल को माइनस करना है। ये देखिए रेखांकित न किए हुए भाग का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में से लघु अर्धवृत्त और दीर्घ अर्धवृत्त को जोड़ लेंगे, ये दोनों को जोड़ के पूरे आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। तो आयत के क्षेत्रफल में से ये दोनों जोड़ करके माइनस कर दिया, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो भाग रेखांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल कितना होगा।